नमस्कार, संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले खबरें लोकसभा से। सऊदी अरब में फंसे भारतीयों के परिजनों के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज एक अच्छी खबर की घोषणा की। विदेश मंत्री ने बताया कि सऊदी अरब अपने यहां फंसे सैकड़ों बेरोजगार भारतीय कामगारों को एग्जिट वीज़ा देने के लिए सहमत हो गया है और साथ ही वो इन लोगों को अपने खर्च पर भारत वापस भेजेगा। विदेश मंत्री ने लोकसभा में दिए बयान में बताया कि सऊदी अरब के शासक सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने वहां के अधिकारियों को 2 दिन के अंदर समस्या का समाधान करने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा कि सऊदी के शासक और अधिकारी हमारी 3 मांगों को मानने को तैयार हो गए हैं। सुषमा स्वराज ने कहा कि विदेश मंत्री जनरल वीके सिंह, विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह मंगलवार को सऊदी अरब रवाना हुए थे और अभी भी वहीं हैं। उनकी कल वहाँ के श्रम मंत्री से मुलाकात हुई। जनरल वीके सिंह पूरे मामले को अमली जामा पहनाने के बाद ही वहाँ से वापस लौटेंगे। इसके बाद भाजपा के योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर बलात्कार मामला उठाया और कहा कि इसी प्रकार का मामला ग्रेटर नोएडा में भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध चिंताजनक दर से बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए राज्य की समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा राजनीति के अपराधीकरण और असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने को जिम्मेदार ठहराया। सदन में मौजूद सपा के सदस्यों ने उनकी इस बात का कड़ा विरोध किया। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान और राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पटना में दलित छात्रों को पीटे जाने का मामला उठाते हुए इसकी सीबीआई जांच किए जाने की मांग की। साथ ही बिहार की सरकार पर तानाशाहीपूर्ण तरीके से शासन चलाने का आरोप लगाया। किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिलने का मुद्दा भी कई सदस्यों ने उठाया। भाजपा के निशिकांत दुबे ने कहा कि सरकार को ऋण के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर पुनर्विचार करना चाहिए और किसानों को सीधे ऋण सहायता दिए जाने पर विचार करना चाहिए। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों ने आज लगातार चौथे दिन प्रदर्शन किया और बाद में सरकार की ओर से जवाब देने की मांग पूरी नहीं होने पर सदन से वॉकआउट भी किया। बीजेत के डॉक्टर प्रसन्ना कुमार पटसानी ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के मद्देनजर ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों को प्रशासनिक अधिकारों का मामला उठाया और रेल मंत्री से जल्द इस विसंगति को दूर करने की मांग की। भाजपा के किरीट सोमैया ने 50 साल से अधिक पुराने सभी रेलवे ओवरब्रिजों का पुनर्निर्माण कराए जाने, तृणमूल कांग्रेस की ममता ठाकुर ने सियालदह रेलवे खंड में ट्रेनों का समय पर परिचालन सुनिश्चित करने, बीजेत के बलभद्र माझी ने मलकानगिरी में बीएसएनएल की सेवाओं को बेहतर बनाने और भाजपा के संतोष अहलावत ने झुंझुनू में स्टेडियम के निर्माण समेत खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग की। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा बल के शहीद जवानों के साथ सम्मान से पेश नहीं आने का आरोप लगाया और कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ संघर्ष करते हुए मारे गए केरल के एक जवान का शव सड़ी गली हालत में उसके परिजनों को सौंपा गया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में जांच की भी मांग की। केरल कांग्रेस के केपी थॉमस ने कॉल ड्रॉप की समस्या की ओर दूरसंचार मंत्री से ध्यान किए जाने की मांग की और जबकि तृणमूल कांग्रेस की रत्ना डे ने हावड़ा डिवीजन में ईएमयू कोष का मामला उठाया। भाजपा की अंजू बाला ने वाराणसी और जम्मू तवी एक्सप्रेस का ठहराव कठुआ में किए जाने की मांग की। शिवसेना के राहुल शेवाले ने मुंबई महानगर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जमीनों से सभी अवैध कब्जों को हटाए जाने की केंद्र सरकार से मांग की। माकपा के मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने केरल में कैंसर के मामलों में वृद्धि का मामला उठाया और प्रदेश में कीटनाशकों के छिड़काव वाले फल एवं सब्जियों की आवक पर रोक लगाने की मांग की। भाजपा के जगदम्बिका पाल ने भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु के संबंध में कहा कि दिल्ली के संग्रहालय में रखे गए भगवान बुद्ध के 2 अस्थि कलश में से एक को कपिलवस्तु में रखा जाना चाहिए। लोकसभा में आज वर्ष 2016-2017 के लिए आम बजट के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा की गई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि पिछले 2 वर्षों में देश में असहिष्णुता के माहौल के कारण आर्थिक वृद्धि के लिए जरूरी माहौल नहीं बन सका और सरकार ने इस दिशा में पहल नहीं की। भाजपा के हुकुम सिंह ने कहा कि पूर्व की संपर्क सरकार के दौरान 10 वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि रुक गई थी, कृषि विकास दर अवरुद्ध हो गया था और औद्योगिक विकास भी रुक गया था। अन्नाद्रमुक के केसी महेंद्रन
ने कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त आवंटन की मांग करते हुए कहा कि देश के आधार को मजबूत करने के लिए किसानों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। शिवसेना के गजानन कीर्तिकर, तेलंगाना राष्ट्र समिति के बीबी पाटिल, वाईएसआर कांग्रेस के वाईबी सुब्बा रेड्डी, भाजपा के निशिकांत दुबे और विष्णुपद, राजद के राजेश रंजन ने भी अपने अपने मुद्दे उठाए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि पूरे विश्व में आर्थिक विकास दर धीमी है और दुनिया के देश ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कब तक ये दौर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना होती है तो उसका पूरे विश्व पर असर पड़ता है और इसी प्रकार यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने का असर ब्रिटेन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया में होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक परिदृश्य में सवाल उठता है कि भारत की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-2015 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.2%, वर्ष 2015-2016 में ये 7.6% रही। अरुण जेटली ने कहा कि भारत एक तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और चालू वित्त वर्ष में भी आर्थिक वृद्धि की ये रफ्तार बनी रहने की उम्मीद है। और अब खबरें राज्यसभा से। राज्यसभा में आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि सऊदी अरब अपने यहाँ फंसे सैकड़ों बेरोजगार भारतीयों को एग्जिट वीज़ा देने के लिए सहमत हो गया है और वो इन लोगों को वापस भारत भेजने का खर्च भी वहन करेगा। सुषमा स्वराज ने अपनी ओर से दिए गए एक बयान में कहा कि सऊदी अरब अपने यहाँ शिविरों में रह रहे इन भारतीयों को भोजन तथा चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त में मुहैया कराने के लिए भी सहमत हो गया है। उनके शिविरों की साफ सफाई के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। शिविरों में रह रहे भारतीय कामगार वहां दूसरी कंपनियों में काम करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए अनुमति दे दी गई है। विदेश मंत्री ने बताया कि सऊदी नरेश ने अधिकारियों को 2 दिन के भीतर इस मुद्दे का समाधान करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने इन कामगारों को भारत भेजने के लिए विमान की व्यवस्था की भी पेशकश की है। उन्होंने कहा कि भारत रवाना होने से पहले इन कामगारों को अपने बकाया वेतन एवं भत्तों के दावे का सऊदी अरब के श्रम कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। रियाद में भारतीय दूतावास इस मुद्दे को सऊदी अरब के श्रम मंत्रालय के समक्ष उठाएगा ताकि कामगारों को भारत लौटने के बाद भी उनका बकाया उन्हें मिल सके। इसके बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इस दौरान विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 2 साल के दौरान उनकी पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की केंद्रीय परियोजनाओं को या तो बंद कर दिया गया है या फिर काम रोक दिया गया है। ये मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि अमेठी में राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की शाखा को बंद किया जा चुका है। पिछले 2 वर्ष के दौरान अमेठी में फूड पार्क परियोजना रोक दी गई है। जगदीशपुर में हिंदुस्तान पेपर मिल बंद कर दी गई है और डिस्कवरी पार्क भी बंद कर दिया गया है। इस पर केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार कोई बदले की भावना से काम नहीं कर रही है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि बदला लेने का सवाल ही नहीं उठता। माकपा के तपन कुमार सेन ने सरकार के भविष्य निधि की राशि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण कोष में लगाने के कथित प्रस्ताव का मुद्दा उठाया और कहा कि पेंशन कोष बनाना सरकार का जिम्मा है तथा कर्मचारियों के पूरे जीवन की बचत से किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के शांताराम लक्ष्मण ने गोवा में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल न किए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वर्तमान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने इस संबंध में प्रयास नहीं किया। तब सदन में मौजूद श्री पर्रिकर ने कहा कि वर्ष 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान संविधान संशोधन कर उन तीनों समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था जिनकी बात सदस्य कर रहे हैं। बीजेपी के सरोजनी हेब्रम ने ओडिशा में कृषि परियोजनाओं के लिए लंबित केंद्रीय मदद का मुद्दा उठाया। भाजपा के सत्यनारायण जटिया, अमर शंकर सबले, कांग्रेस के रोनाल्ड सापा, माकपा के अहमद हसन और के रागेश ने भी अपने अपने मुद्दे उठाए। भोजनावकाश के बाद उच्च सदन में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में घटे घटनाक्रम और इन राज्यों में राज्यपालों की भूमिका पर अल्पकालिक चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भाजपा पर इन दोनों राज्यों में लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया, जबकि केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का करीब 100 बार दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या की है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि दोनों राज्यों में जो कुछ हुआ वो संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन और लोकतंत्र का अपमान था। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के बारे में कहा गया है। उन्होंने कहा कि जब दोनों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब वहां संवैधानिक संकट था। अरुणाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के संबंध में नायडू ने कहा
कि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह के कारण वहां ऐसे हालात पैदा हुए और राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। अरुणाचल प्रदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां आपकी पार्टी में समस्या थी और संवैधानिक व्यवस्था चरमराने की वजह से हमें ये कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा। भाजपा के प्रभात झा ने कहा कि कांग्रेस ने नवसृजित राज्यों तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को छोड़कर कम से कम 100 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया और कोई भी राज्य इससे नहीं बच पाया। आपको इस मुद्दे पर बोलने का कोई हक ही नहीं है। कांग्रेस सदस्यों के कड़े विरोध के बीच झा ने कहा कि कांग्रेस को सच सुनने का साहस होना चाहिए। प्रभात झा ने कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान के एक एक शब्द को कुचला गया। दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक इतनी तेज हो गई कि उपसभापति पीजे कुरियन ने कहा कि हंगामा जारी रहने पर वो सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर देंगे। सपा के नीरज शेखर ने कहा कि भाजपा वही गलतियां कर रही हैं जो कांग्रेस ने की थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी जो हो रहा है वो व्यथित करने वाला है। वहां के राज्यपाल को वापस बुलाया जाना चाहिए। चर्चा में अन्ना द्रमुक की विजिला सत्यनाथ, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय, जदयू के रामनाथ ठाकुर, बसपा के वीर सिंह, राकपा के डीपी त्रिपाठी, भाजपा के भूपेंद्र यादव, माकपा के टी के रंगराजन, बीजेपी के दिलीप तिर्की, भाकपा के डी राजा, कांग्रेस के प्रदीप टमटा और मनोनीत स्वप्नदास गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चूंकि अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड का मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर वे कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने यह बात गलत कही है कि दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यपाल आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि ये तीनों राज्यपाल पूर्व नौकरशाह हैं। इससे पहले विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस के आनंद शर्मा एवं प्रमोद तिवारी ने गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू के इस मुद्दे पर जवाब देने का ये कहते हुए विरोध किया कि किरेन रिजिजू स्वयं अरुणाचल प्रदेश से हैं और ऐसे आरोप हैं कि इस राज्य में जो कुछ हुआ उसकी भूमिका उन्होंने ही तैयार की थी। हालांकि उपसभापति पीजे कुरियन ने कांग्रेस सदस्यों की इस आपत्ति को खारिज कर दिया। जब किरेन रिजिजू जवाब दे रहे थे तब कांग्रेस सदस्य आसन के समक्ष आकर नारेबाजी कर रहे थे। इसी के साथ संसद समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।